चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 का अध्याय 3। तो यह आपका भूगोल का चैप्टर है। भूगोल का चैप्टर है अध्याय 3 अफवाह तंत्र। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और इसके जो मेन पॉइंट है और जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट है और ब्लूप्रिंट आधारित जो प्रश्न बनेंगे उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए कि अफवाह तंत्र से क्या आशय है। तो अफवाह तंत्र से आशय है किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है। मतलब जो कोई नदी है उसका जो क्षेत्र है वही अफवाह तंत्र कहलाता है। तो मात्र इसके अफवाह तंत्र की परिभाषा है कि किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को ही अफवाह तंत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जल विभाजन, मतलब नदी का जल विभाजित हो जाना। मान लो कि कोई बहाव से तेज गति से नदी जा रही है और ऊंचा पहाड़ आ जाए, पर्वत आ जाए, तो वहां पर जल का बहाव क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, जल का विभाजन। मतलब ये जल विभाजन पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती है। तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल का विभाजन कहा जाता है। मान लो कि ये नदी चल रही है और नदी के बीच में कोई पर्वत आ गया ऊंचा सा या पठार आ गया, तो जल क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तो यह जल का विभाजन कहलाया। और उसके बाद तीसरी परिभाषा आती है नदी अपहरण। तो नदी अपहरण, मान लो कि एक नदी दूसरे नदी को अपहरण कर लेती है, या कोई नदी है उसकी कोई धारा है नदी की, तो वो दूसरी नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये क्या कहलाता है, नदी अपहरण। तो जब एक नदी दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अपने में मिला लेती है तो ये नदी अपहरण कहलाता है। मान लो कि ये नदी जा रही है और किसी दूसरी नदी ने उस जल को अपने में मिला लिया, तो ये नदी अपहरण कहलाया। उसके बाद हम देखेंगे कि नदियों का उद्गम स्थल, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां, या उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। तो नदियां कहाँ से निकली है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से है। और यह सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर मतलब हिमालय पर्वत से के पास में तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और इसकी 5 सहायक नदियां हैं जो कि पंजाब में बहती हुई हैं। तो इन 5 सहायक नदियों, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन सी है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो इन 5 नदियों के कारण पंजाब नाम पड़ा। तो 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से है। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं तो वो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। तो इन 5 नदियों के कारण पंजाब नाम पड़ा है। जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रदेश है, उसका नाम पंजाब पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर और यह गंगोत्री नामक हिमानी से निकली है। तो किस हिमानी से निकली है, तो यह गंगोत्री नामक हिमानी से निकली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। तो यह गंगा नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यह कैलाश के मानसरोवर झील से निकलती, तो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत में इसकी लंबाई, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यह फिर बाद में बांग्लादेश में मिल जाती है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से हुआ है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। लास्ट में यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, मतलब खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। और इस नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी बना हुआ है। उसके बाद आता है
ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश और गुजरात से बहती हुई यह भी खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी यह नासिक जिले से निकलती है। तो नासिक के पास में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह जो दक्षिण और गोदावरी नदी की लंबाई, तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर और इसे दक्षिण भारत की गंगा के भी नाम से जाना जाता है। और जो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए गोदावरी नदी यह सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है और यह जो दक्षिण भारत में है महाराष्ट्र के पास नासिक से त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और यह इस जो नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदियां पेनगंगा, बेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महानदी है उच्चभूमि सिहावा नामक स्थान पर छत्तीसगढ़ से निकलती है और नदी की लंबाई है 558 किलोमीटर। महानदी जो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन राज्यों में बहती हुई जाती है, बना हुआ है। तो महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णा नदी और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर जो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है और यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, भीमा और मुसी। तो ये इसकी जो अपने कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हो गई। तो इस प्रकार से हमने आपको उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी के बारे में बताया। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, ये उत्तर भारत की नदियां सदाबहार है, इनमें हमेशा पानी रहता है और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये मौसम के आधार पर रहती है। और एक प्रश्न भी आता है कि दक्षिण भारत की नदी और उत्तर भारत की नदियों में अंतर बताइए। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदियों का उद्गम स्थल हिमालय के प्रायद्वीपीय पठार से होता है और दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम, दक्षिण भारत की जो नदियां उसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय पठार से होता है। फिर भारत की नदियों में जलप्रपात कम बनते हैं और दक्षिण भारत की नदियों में जलप्रपात अधिक बनते हैं। उत्तर भारत की नदियों का उपयोग व्यापार के लिए अधिक मात्रा में किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों का उपयोग व्यापार के लिए अधिक मात्रा में नहीं किया जाता। उत्तर भारत की नदियां गहरी घाटी का निर्माण करती, जबकि दक्षिण भारत की नदियां गहरी घाटी का निर्माण नहीं करती। तो यह भी एक IMP क्वेश्चन है। और हम ये आपको जानकारी दें कि इस अध्याय से आपको 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो इसी आधार पर आपको अपने प्रश्नों की तैयारी भी करना है। और अब हम आपको संपूर्ण रूप से नदियों का उद्गम स्थल और उसकी लंबाई और उसकी सहायक नदियों के बारे में एक चार्ट के माध्यम से भी जानकारी देंगे।